गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे फोर्स की। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फोर्स और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट के लिए अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी एक अहम मास का पार्टिकल था, अगर उस पर ए त्वरण है तो उस पर लगाया गया जो बल है वह द्रव्यमान और त्वरण दोनों का गुणनफल होता है। साथ में यह जो सिद्धांत है वह लीनियर मोशन के लिए, रेखीय गति के लिए सर्वाधिक मान्य है। अर्थात अपन कह सकते हैं F बराबर एम ए, जहाँ पर F इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। F बल है वह, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ परिणाम के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है कि बल किस दिशा में लगाया जा रहा है। बल की दिशा यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मात्रक है उसे अपन न्यूटन के रूप में लिखते हैं। फोर्स का जो एमकेएस मात्रक है वह न्यूटन के रूप में लिखा जाता है। सीजीएस में इसको डाइन भी बोलते हैं। और जो न्यूटन है उसको अपन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। डाइन को इसी प्रकार से देखिए, अगर ये किलोग्राम है तो डाइन में ये ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये एक डाइन। और साथ में आप जो एक न्यूटन है इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। एक न्यूटन कितना होता है? 1 किलोग्राम के कण को 1 मीटर दूरी पर चलने प्रति एकांक सेकंड में 1 मीटर दूरी चलने के लिए आवश्यक जो बल है वह 1 न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन है वह 10⁵ डाइन अर्थात 1,00,000 डाइन के बराबर होता है। जो आप यहाँ से, वैसे तो अपने चैप्टर नंबर पहले में यह प्रूव भी किया था कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, लेकिन चाहे तो आप दोबारा से यहाँ देख सकते हैं कि देखिए 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर बटे 1 सेकंड स्क्वायर। तो अभी इसको ये एमकेएस में है जो 1 न्यूटन मान है, इसी को अगर अपन चाहें तो सीजीएस में बदलेंगे तो देखिए 1 किलोग्राम को सीजीएस में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम, 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और सेकंड है वो सेकंड में रहेगा, तो 1000 ग्राम गुना 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किसका मात्रक है? ये सीजीएस मात्रक है फोर्स का डाइन। तो इसको तो 10⁵ डाइन बोल सकते हैं अपन यहाँ से। और ये किसका मात्रक है? यह है फोर्स का मात्रक है, एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन में। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन यहाँ से हो गया। अब देखिए किसी भी कण पर अगर अपन बल लगाते हैं तो जो बल की दिशा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब बल आप किस दिशा में लगा रहे हैं। तो जो बल है वो सर्वाधिक जो बल है किसी भी बॉडी पर वह कार्य करता है या उसका इफेक्ट सर्वाधिक रहता है जब वह कण की गति की दिशा में हो या विस्थापन की दिशा में हो। तो सपोज कीजिए एम द्रव्यमान का एक कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान एम है, इस पर अगर बल लगाया जाए तो बल की दिशा है वो यह है एक्स अक्ष में। तो बल लगाने पर इसी दिशा में तो वेग उत्पन्न होता है और सेम दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात बल की जो विस्थापन है वो इसी दिशा में, इसको dx बोलें तो आप इसको यूँ समझिए, एक बॉडी है वो यहाँ पर है, बल लगाया तो थोड़ी देर बाद में वो यहाँ पर आ गई है। यह t बराबर 0 पर था, यह t बराबर t1 पर है, तो यहाँ से यहाँ पर आने में उसको विस्थापन कितना करना पड़ा? dx। तो बल की दिशा भी यह है और वेग की दिशा भी है। तो इसमें कण की जो गति है वह कैसी है? देखिए सेम दिशा में चल रहा है, सेम लाइन पर गति हो रही है, तो यह हो गई है लीनियर मोशन या रेखीय गति। अर्थात अगर बल की दिशा या विस्थापन की दिशा दोनों पैरेलल हैं, दोनों समानांतर हैं या एक ही दिशा में हैं, तब है वह उस कण की या उस निकाय की जो गति है वह रेखीय गति होगी। या बल की दिशा और वेग की दिशा एक दूसरे के समानांतर हैं तो जो कण या बल की दिशा है वह भी रेखीय गति में ही होगी। ध्यान रखिए ये सिंबल है पैरेलल का। ओके, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण से जो पथ है कण का वह रेखीय गति में होगा। अगर कोई भी कण है वह किसी दिशा में गति कर रहा है और जिस दिशा में गति कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, उसके लंबवत दिशा में अगर बल लगाते हैं तो उस कण की दिशा कैसी होगी? उस कण की दिशा है अब वह लीनियर मोशन नहीं होगा। आप यूँ देखिए कि एक कण है वो इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है ऐसे, और अगर बल इस पर इधर लगाएंगे तो बल इधर लगाने से कण की गति ऐसे न होके ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से गति, अब अर्थात ये अपने पथ को छोड़ देगा। अब आप देखिए कि इसने अपने पथ को छोड़ के एक कर्व के रूप में, एक वक्र के रूप में गति करना चालू कर दिया। अगर इस पर लगने वाला बल परफेक्ट 90 डिग्री पर है, मतलब F है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है V के 90 डिग्री पर है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान बल है,
एक समान, अर्थात एफ है वह यूनिफॉर्म है और एफ परपेंडिकुलर टू वी है। तो यह कण की गति हमेशा, यह कण ऐसा मुड़ता रहेगा ऐसे, हर बार इस पर बल लगेगा हर क्षण पर, तो कण की गति क्या होगी तब? यह कण की गति हो जाएगी वृत्ताकार, सर्कुलर पथ पर कण है वह गति करेगा। इसको अपन सिद्ध भी करेंगे कि अगर कण है वह विस्थापन या वेग के लंबवत दिशा में बल फील करता है, या किसी भी कण के विस्थापन या वेग के लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है, तो सिद्ध करो कण की गति है वह वृत्ताकार पथ पर होती है। अपन यह प्रूव कर सकते हैं, अभी प्रूव भी करेंगे इसको। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अगर कण है वह एक दिशा में गति कर रहा है और उससे किसी खास एंगल पर अगर उस पर बल लग रहा है, परफेक्टली 90 डिग्री पर लगे इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर 90 डिग्री पर बल लग रहा है तब तो कण है वह वर्ताकार पथ में गति करेगा ही, लेकिन वर्ताकार पथ में गति करने के साथ साथ में उस पर दो प्रकार की गतियाँ होंगी। एक तो वर्ताकार पथ पर गति होगा, अर्थात कण है वह एक तो इस प्रकार से गति करेगा, और एक वह आगे की तरफ भी बढ़ेगा, लीनियर मोशन। तो ये यूँ मानिए ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, इस प्रकार से कण की गति होगी। तो अगर कण की गति है, कण पर लगने वाला जो बल है वह किसी एंगल पर लगता है, अर्थात एफ और वी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसके अलावा किसी कोण पर है, तो कण है वह जिस वर्ताकार पथ पर गति करेगा उसके साथ साथ में वह लीनियर मोशन भी करेगा। तो लीनियर मोशन और वर्ताकार पथ मिलके एक कण की गति बनाते हैं, इसको अपन स्पाइरल मोशन बोलते हैं, या सर्पिलाकार, एक स्प्रिंग जैसी गति करते हैं। कण इस तरह स्प्रिंग आया, इसको हेलिकल पाथ की तरह भी बिहेव करते हैं कि हेलिकल पाथ या सर्पिल आकार में यह है कण गति करेगा। तो कण पर जो बल है, अगर वह बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कण पर जो बल लगाया जा रहा है वो वेग की दिशा में है, वेग के लंबवत है, या वेग से किसी खास कोण पर लगाया जा रहा है, किसी खास दिशा में लगाया जा रहा है, उसी के अनुसार जो कण की गति है वह चेंज होती रहती है। तो देखिए अपन ने बात की थी कि कण है, अगर कण की गति की दिशा में ही बल लगाया जा रहा है तो कण का वेग की जो कण की जो पथ है उसकी दिशा क्या होगी, वह रेखीय होगी। और कण पर 90 डिग्री पर बल लग रहा है वेग की दिशा में, तो देखिए ये कण है, ये इसके कण की जो वेग की दिशा है वो यह है, लेकिन कण पर जैसे ही 90 डिग्री पर बल लगा, कण ने अपना जो ओरिजिनल पथ है, जो मुख्य पथ है, उसको छोड़ के वो एक वक्राकार पथ पर गति करना चालू करता है। तो किसी क्षण, किसी पॉइंट यहाँ मान लो, किसी पॉइंट यहाँ पर कण पर बल लग रहा है, कण पर बल लगने के कारण से इसकी दो दिशा में गति है। कण की खुद की दिशा तो एक्स दिशा में है और बल के कारण से गति वाई दिशा में है। तो दो दिशा में गति होने के कारण से इसके वेग के जो कंपोनेंट है, वेग के जो घटक है, वो दो घटक होंगे, एक एक्स अक्ष में होगा और एक वाई अक्ष दिशा में वेग का घटक होगा। तो एक्स अक्ष दिशा में जो घटक है वह हो जाएगा वी एक्स और उसका एकांक सदिश हो जाएगा आई, और वाई दिशा में जो वेग का घटक है वह हो जाएगा वी वाई और उसका जो रेखीय जो एकांक सदिश घटक है वो हो जाएगा, कंपोनेंट है वो हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। तो जो टोटल वेग है वह हो जाएगा v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। यह हो गया कण का कुल वेग का जो मानव है। अब देखिए अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड लेने के कारण से हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब यह एक प्रकार से किस प्रकार का जो है वह यह उसका कुल वेग है और यह अलग अलग दिशाओं में उसका वेग है। तो अब देखिए कि ये किस प्रकार से एक इक्वेशन देता है जो कि वर्ताकार पथ पर गति का इक्वेशन है। तो देखिए आपने गणित के अंदर पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यह एक समीकरण है। तो ये समीकरण कैसा है, कोई भी कण अगर मूल बिंदु के चारों तरफ वर्ताकार गति करता है एक्स और वाई दिशा में, तो ये त्रिज्या ए है और ये एक वृत्त का समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है वो वी एक्स स्क्वायर जैसा है, वाई स्क्वायर है वी वाई स्क्वायर जैसा है और वी है वो ए जैसा है। तो यह जो कण का पथ है वह कैसा हो जाएगा, वर्ताकार पथ पर। यह एक वर्ताकार पथ का इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है। तो अगर कण है उस पर लंबवत दिशा में बल लगता है किसी भी कण पर वेग के, तो उसका जो पथ है वर्ताकार होगा। लेकिन अगर किसी भी कण पर लंबवत दिशा में बल लग रहा है, किसी को लंबवत दिशा के अलावा किसी भी एंगल पर बल लग रहा है, तो जो कण की गति है वह वर्ताकार पथ के साथ साथ में लीनियर मोशन भी होगी उसमें। और लीनियर मोशन होने के कारण से अब ये सपोज कीजिए कण की गति ऐसे है, तो ये फिर आगे आगे समय टी के साथ में बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। तो उसमें जो कण की गति है वह है वर्ताकार गति, वृत्ताकार 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 पथ प्लस रेखीय पथ, मतलब सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन मिलके कैसे करते हैं, स्पाइरल पाथ मतलब सर्पिल आकार में गति करते हैं। तो जो कण की पर लगने वाले बल हैं उनके द्वारा कण की गति की विवेचना अपन ने विभिन्न तरीके से की है। अब देखिए एक आपको एक सिंपल सा डायग्राम है, उस डायग्राम का अपन एनालिसिस करते हैं। यह कण की गति की विवेचना के लिए है। एक कोई कण है, उसका समय के साथ में विस्थापन दिया गया है। देखिए यहाँ से मैं कहूँ T1, T2, T3, T4, T5 और T6, T1, 2, T3, T4, T5, T6 अलग अलग है। तो सबसे पहले जीरो से लेके, देखिए जीरो से लेके T1 तक कण है, उसमें जो अक्ष है वह अनचेंज मतलब एक समान से न बढ़ रहा है, एक पथ के रूप में बढ़ रहा है। ये सीधा ये ऐसे 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 इस प्रकार से ऐसा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है तो अक्ष का समय के साथ में परिवर्तन कितना है, dx/dt, dx/dt बराबर v। और v देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि v है वो लीनियर पथ पर बढ़ रहा है, मतलब v लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अक्ष है वो कर्वी रूप में बढ़ रहा है। ओके, तो जो v का मान है इस दूरी पर धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि v है वो फिर एक सीधी रेखा में बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। T1 से T2 पर देखिए आप, अक्ष का मान लीनियरली बढ़ रहा है एक यूनिफॉर्म तरीके से। तो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर dx/dt है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वेग का मान है वो कितना हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए T2 से T3 तक अक्ष का मान है ना, वो जितना पीछे बढ़ रहा था T1 T2 से उतना नहीं बढ़ रहा है। अब उतना नहीं बढ़ने का मतलब है कि इसका जो टेंजेंट है या इसका जो प्रवणता है या इसका जो स्लोप है वह यहाँ वाले स्लोप की तुलना में और यहाँ वाले स्लोप की तुलना में परिवर्तन है। ये वाला स्लोप ज़्यादा है, ये वाला स्लोप ज़्यादा होने के कारण से v का मान सीधा सीधा बढ़ रहा है। यहाँ पर स्लोप का मान है वो नियत है, तो यहाँ पर वेग का मान नियत है। लेकिन यहाँ पर स्लोप है वो घटना चालू हो गया धीरे धीरे, क्योंकि घटना इसलिए चालू हो गया है कि जो अक्ष दूरी है उसका मान समय के सापेक्ष धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ तो बढ़ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो धीरे धीरे अब ये स्लोप में उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही जितना पीछे हो रही थी। तो इसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर स्लोप में कम होने का मतलब ये हो गया कि अक्ष का जो मान है वो समय के सापेक्ष उतना नहीं बढ़ रहा है जो प्रीवियस में बढ़ रहा था। तो उतना नहीं बढ़ने के कारण से जो वेग है अब धीरे धीरे वह घटना चालू हो रहा है एक प्रकार से। अब वेग है वो नेगेटिव होगा यहाँ पर, जो तो नेगेटिव होने का देखिए यहाँ पर नेगेटिव हो गया। जैसे टॉप पर आएगा, जैसे इस बिंदु T3 पर आएगा, टॉप पर आने का मतलब ये है कि इंस्टेंट इस क्षण के लिए प्रवणता कितनी है, एकदम से इसके लाइन के साथ पैरेलल हो गई ना, ऐसे ये जो स्लोप लाइन है प्रवणता पर पैरेलल होने के कारण से यहाँ पर जो वेग का मान है वो हो जाएगा 0। वेग का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, और वेग का मान यहाँ पर 0 होने का मतलब क्या है कि क्योंकि जो लाइन थी उस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका मान कितना है, ये देखिए यहाँ पर थीटा है। तो धीरे धीरे जब लाइन है इसके पर हो गई तो ये कौन है वो 0 हो गया। तो 0 ये टेन 0 हो गया। टेन 0 होगा मतलब है साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मतलब 1। तो यह 0 बटे 1 तो मतलब 0, अर्थात ये प्रवणता पैरेलल है इसके। तो यहाँ पर है v का मान 0। तो v का मान देखिए इस पॉइंट के ऊपर v का मान 0 हो गया। अब धीरे धीरे इसका स्लोप नेगेटिव आना चालू हो गया। नेगेटिव आने का मतलब है कि वेग है वो ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, अर्थात वेग है वो ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, या मतलब इनडायरेक्ट से बोल सकते हैं घट रहा है। तो ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगा। तो ये देखिए इन T2 से लेकर T4 तक के लिए कण का जो वेग है इस प्रकार का पथ है। अगर इस प्रकार का पथ है तो इस प्रकार के पथ के लिए यहाँ से जो अगर कोई भी कण इस प्रकार के पथ पर गति करे तो उसका वेग है वो लीनियर रूप से चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है पीक पॉइंट, तो इस ये पॉइंट पीक पॉइंट है। तो यहाँ से पॉइंट ए पॉइंट ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ये पॉइंट सी। इस प्रकार से कण का वेग है वो नीचे की तरफ घटेगा अगर वह उल्टा पैराबोलिक पाथ पर गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह T4 से लेकर T5 तक, तो T4 से T5 तक देखिए आप कि कण का जो पथ है वह पथ क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से अपन कह सकते हैं इसको कि एक लीनियर मोशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, अर्थात एक लीनियरली रूप से यह घट रहा है। जो अक्ष का मान है, विस्थापन का मान है, समय बढ़ रहा है और अक्ष घट रहा है। तो समय बढ़ रहा है और अक्ष घट रहा है, इसका मतलब वेग है वो ऋणात्मक दिशा में नियत है। तो ऋणात्मक दिशा में नियत हो गया।
उसके बाद में देखिए वापस पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया कर्वी रूप से, अब ये कर्वी रूप से ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे वेग में जो अक्ष है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म परिवर्तन आ रहा। नॉन यूनिफॉर्म परिवर्तन आने का मतलब है कि इसमें वेग धीरे धीरे फिर अब बढ़ेगा। ओके, तो अक्ष के इस ग्राफ के लिए वेग का ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अब वेग अक्ष के इस ग्राफ के लिए और वेग के इस ग्राफ के लिए त्वरण का ग्राफ देखिए। तो त्वरण का ग्राफ, तो जब वेग देखिए पॉइंट 0 से लेकर t1 तक वेग क्या है, यूनिफॉर्म रूप से बढ़ रहा है। तो देखिए dv/dt बराबर a, अगर यूनिफॉर्म रूप से बढ़ता है, समय एक समान रूप से बढ़ता है, तो a क्या है, त्वरण निश्चित कांस्टेंट रहेगा। तो इस दूरी पर त्वरण है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर वेग ही नियत है। इस दूरी में देखिए, इस दूरी में यहाँ से लेके यहाँ तक t1 से लेकर t2 तक वेग नियत है। वेग नियत होने के कारण से तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंस्टेंटली त्वरण है यहाँ पर 0 हो गया। ये देखिए त्वरण 0 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप T2 से लेकर T3 तक, T2 से लेकर T3 तक, इवन T2 से लेकर T4 तक ही देखिए, क्योंकि यहाँ पर वेग है वो घट रहा है और वो भी लीनियर रूप से घट रहा है। यहाँ पर वेग बढ़ रहा था, यहाँ पर घट रहा है। तो घटने का मतलब होगा त्वरण है वो नियत रहेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए त्वरण अब नियत रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नियत है दोनों। लेकिन यहाँ पर आती वेग कांस्टेंट हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या फ़र्क पड़ता है नेगेटिव डायरेक्शन में, वेग अगर कांस्टेंट है तो त्वरण तो अपने आप ही 0 होगा। तो त्वरण वापस 0 हो गया। और यहाँ पर वेग है वापस बढ़ना चालू हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बढ़ना चालू होने के कारण से त्वरण है वह अपोजिट डायरेक्शन में फिर कांस्टेंट रहेगा या यूनिफॉर्म रहेगा। तो देखिए ये वाले पार्ट, तो यहाँ पर देखिए वेग का मान बढ़ा, वेग का मान घटा, वेग का मान बढ़ा, और जिनके लिए कांस्टेंट है उनके लिए त्वरण का मान 0 है। अब अगर इस पथ के लिए अगर सपोज कीजिए कोई कण इस प्रकार से पथ पर गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा। तो लगने वाला अगर कोई कण इस प्रकार के पथ पर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल भी यही होगा, क्योंकि F बराबर m है। तो फोर्स का इक्वेशन भी ऐसा ही होगा कि किसी भी कण के लिए अपन कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। एक बार फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में मतलब एक बार कांस्टेंट, और फिर अचानक फोर्स का मान 0 हो गया। अब वह फोर्स का मान 0, यूँ मानिए किसी गाड़ी को एक बार स्टार्ट करने के लिए बल लगा दिया। तो गाड़ी को शुरू से जब बल लगाएंगे तो उस पर एक नियत बल लगाया, बल लगने के साथ ही वह गाड़ी चलना चालू हो गई। अब उस पर बल नहीं लगाएंगे तो वह नियत पाथ से चल रही है। लेकिन उसके बाद में अगर उसकी स्पीड को घटाना हो तो ब्रेक लगाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का बल है। तो एक बार ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी का जो है वो वेग घटना चालू हो गया। तो उस पर बल भी उस प्रकार से कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बल के साथ में। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई तो ब्रेक को छोड़ दिया, बल कम कर दिया, हटा दिया है, तो फिर बल 0 है लेकिन गाड़ी नियत वेग से चलती जा रही है। और उसके बाद में क्या है कि जैसे ही एकदम से मतलब गाड़ी को रोकना होता है एक नियत वेग के बाद में, तो धीरे धीरे वेग गाड़ी का घटता रहता है और घटने के बाद में वह 0 पर आ जाती है। तो उस पर जो लगने वाला बल है वापस वह कांस्टेंट होगा, थोड़ा सा और अपर डायरेक्शन में, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आके गाड़ी रुक जाती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अगर किसी भी कण के लिए पथ का रास्ता ऐसा है तो उस पर लगने वाला बल ऐसा होगा। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर देखिए ऐसा, केवल ऐसा ही, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट है, बस ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पॉइंट के लिए है जो बल का मान है वह नेगेटिव में जाएगा और यहाँ पर बल का मान है वो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है वो लीनियर रूप से बढ़ रहा है। तो वेग अगर लीनियर रूप से बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रूप से, तो dv/dt बराबर a होता है। इसका मतलब ये है कि वेग में जो परिवर्तन की दर है वो कांस्टेंट है, और अगर वेग ही कांस्टेंट है तो dv/dt का मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए dc/dt, c एक नियतांक है तो dc/dt का मान 0, तो त्वरण का मान 0। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर त्वरण का मान 0 माना गया है। ओके, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। तो आगे अपन पढ़ेंगे फिर बल मोमेंटम में रिलेशन और कार्य ऊर्जा पर में, और इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।